हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास होने वाला है आपका रसायन शास्त्र क्लास 10th। और क्लास 10th में चैप्टर नंबर हम 3 पर आ रहे हैं। आज का टॉपिक जो होगा धात्विक चमक। धात्विक चमक किसे कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आज ये तीसरा क्लास हम लोग का क्वेश्चन जो होगा, देखिए पहला क्वेश्चन जो होगा आपका, पहला क्वेश्चन होगा धात्विक धात्विक चमक, या फिर इसका दूसरा नाम है धातुई चमक। कभी कभी आपको धात्विक चमक किसे कहते हैं, और कभी कभी इसको पूछता है धातुई चमक किसे कहते हैं, क्या है। तो किसे कहते हैं या क्या है, या आप क्या समझते हैं, इस टाइप से आंसर पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धात्विक चमक या फिर धातुई चमक किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले धात्विक चमक, यानी हम लोग देखेंगे धात्विक। पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, जब भी एग्जाम में आप लिखिएगा कॉपी तो हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है, धात्विक चमक। तो धात्विक चमक लिख दीजिएगा, धात्विक चमक। अब यहाँ से हम आंसर देंगे, ठीक है, क्या देंगे, आंसर देंगे धात्विक चमक। तो समझेंगे कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में लिखेंगे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे कि धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे जब जब धातु शुद्ध, जब धातु शुद्ध रूप में रहते हैं, जब धातु शुद्ध रूप में रहते हैं, जब धातु शुद्ध रूप में रहते हैं तो उसकी सतह, उसकी मतलब धातु की, उसकी सतह, सतह का मतलब पृष्ठ, उसकी सतह चमकदार चमकदार होती है, चमकदार होती है। इसी गुण को, इसी यानी चमकदार होने का गुण जो होता है, इसी गुण को क्या कहेंगे, धात्विक, इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। देखिए आपको सवाल पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि धात्विक चमक क्या है, किसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना है, पहले हेडिंग डाल देना है धात्विक चमक, उसके बाद लिखना है कि जब धातु शुद्ध रूप में रहते हैं तो उसकी सतह चमकदार होती है, इसी गुण को धात्विक चमक कहते हैं। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सरल भाषा में हम लिखा रहे हैं ताकि आप लोग 1 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं इस सवाल को। तो आइए आप लोग सबसे पहले इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले देख लीजिए एक बार, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपर पट्टी है। क्या है, पृथ्वी की भूपर पट्टी। पृथ्वी आप समझ रहे हैं, पृथ्वी हम कहाँ पर खड़ा है, अभी पृथ्वी पर खड़ा है। तो पृथ्वी यानी जमीन के अंदर, भूपर पट्टी जमीन के अंदर वाला भाग को क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं। वही मुख्य स्रोत है क्योंकि उसी में हमारा पूरा खनिज ऐश मिलता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देते हैं। क्या आंसर देंगे हम लोग, देखिए सवाल कह रहा है कि धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग धातुओं 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 की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति का मुख्य
मुख्य स्रोत, धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत पृथ्वी की भूपर पट्टी है। पृथ्वी की भूपर पट्टी है, यानी पृथ्वी की भूपर पट्टी क्या है? धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन है? तो पृथ्वी की भूपर पट्टी है। चलिए क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए, यानी पृथ्वी की भूपर पट्टी है। जब भी कहेगा कि धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको जवाब देना है पृथ्वी की भूपर पट्टी है। क्या है? पृथ्वी की भूपर पट्टी है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे खनिज। अब हम लोग को पढ़ना है, बहुत सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से लिए हैं पूरा क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन उठाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कि खनिज किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे खनिज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं, खनिज किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग लिख देंगे क्या? खनिज। क्या लिखेंगे? खनिज। अब यहाँ से हेडिंग, चूंकि हमारा सवाल में हेडिंग खनिज है, तो खनिज के बारे में हमको पढ़ाना है। तो अब पहले हेडिंग में जब भी कॉपी लिखिएगा बोर्ड में, तो पहले खनिज लिख दीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आंसर देंगे। खनिज किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। तो आइए क्या लिखेंगे? पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि खनिज किसे कहते हैं? क्या है? तो पृथ्वी की, लिखिएगा पृथ्वी की, क्या लिखिएगा? पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की भूपर पट्टी यानी जमीन के नीचे में प्राकृतिक रूप का मतलब होता है कि प्रकृति, जैसी ये जमीन इंसान ने बनाया नहीं, इंसान ने जिसको नहीं बनाया है उसको बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति, यानी ऊपर वाला। ठीक है, तो जमीन के अंदर जो भी सामान पाया जाता है, क्या इंसानों ने उसको वहां पर बना दिया है? नहीं। तो उसी को बोलते हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व, या तो तत्व या फिर आपका क्या होगा? खनिज। तो तत्व या यौगिक, तत्व भी एक क्या है? आपका खनिज है। यौगिक भी क्या है? आपका एक खनिज, ये है, खनिज है। तो तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। लेकिन सभी खनिज जो होता है ना, वो ऐसे के नहीं होता है। सभी खनिज, एक यहाँ से रिलेटेड बात याद रखना है कि सभी खनिज ऐसे नहीं होता है। सभी खनिज ऐसे नहीं होता है, यानी जितना भी खनिज है सबका सब, कोई जरूरी नहीं है कि वो ऐसे होगा। सभी खनिज ऐसे नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, और सभी खनिज ऐसे नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका। क्या आपका क्वेश्चन आया है?
एस्क क्या है या एस्क किसे कहते हैं। सवाल ये सब क्वेश्चन आपका आता ही है एग्जाम में। खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या है, या फिर एस्क क्या है, एस्क किसे कहते हैं, या फिर आएगा खनिज एस्क को परिभाषित करें, या खनिज का परिभाषा दें, या एस्क का परिभाषा दें। तो आपको ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आपको जवाब एक ही होगा सबका। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या एस्क क्या है। तो एस्क समझिए कि जो यानी कि वह खनिज, जितना एस्क है सब खनिज होता है। सभी सभी एस्क क्या होता है, एक प्रकार का खनिज होता है। तो वैसे या फिर वह खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम खर्च में अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्क कहते हैं। और सभी एस्क खनिज होते हैं, सभी एस्क खनिज होते हैं। आइए हम लोग इसका आंसर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि वे खनिज जिनसे धातुएं, सबसे पहले तो यहाँ लिखिएगा आंसर, उसके बाद लिख दीजिएगा एस्क, हेडिंग डाल देना है। क्या लिखना है, एस्क। उसके बाद अब आंसर करना है कि वे खनिज, वे खनिज जिनसे, वे खनिज जिनसे धातुएं, धातुएं आसानी से, आसानी से, आसानी से कॉमा दे दीजिएगा, आसानी से कम खर्च में, कम खर्च में और अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, मात्रा में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, खनिज कहलाता है, एस्क कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्क, या फिर उसे एस्क कहते हैं, या फिर एस्क कहलाता है, एस्क कहलाता, कहलाता है। इसके बारे में एक स्टार पॉइंट में लिखेंगे, सभी, जितना भी एस्क है सबका सब क्या है, खनिज है। जितना भी एस्क है सबका सब क्या है, खनिज है। ये बात को याद रखना है। लेकिन सभी खनिज एस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी एस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, सभी, सभी एस्क खनिज होते हैं, सभी एस्क खनिज होते हैं। आपको सवाल पूछेगा क्या सभी एस्क खनिज होते हैं, तो हाँ। क्वेश्चन पूछेगा क्या सभी, यानी सभी एस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज एस्क नहीं होते हैं। ये बात को याद रखना है। तो देखिए कितना सरल भाषा है, कितना आसान है क्वेश्चन। एस्क क्या है, एस्क को परिभाषित करें, एस्क किसे कहते हैं, तो उसका आंसर है कि वह खनिज जिनसे धातुएं आसानी से कम खर्च में अधिक मात्रा में प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि एस्क कहते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि गैंग क्या है, गैंग क्या है, गैंग क्या है, या गैंग किसे कहते हैं, या गैंग को परिभाषित करें, या गैंग का परिभाषा दें। सबके लिए एक ही आंसर होगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके मैट्रिक में, बिहार बोर्ड में आपका पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, गैंग क्या है, गैंग किसे कहते हैं, या गैंग को परिभाषित करें, या फिर गैंग की परिभाषा दें। सबके लिए क्या आंसर होगा। तो गैंग का देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे क्या, गैंग, हेडिंग डालेंगे गैंग। अब यहां से हम लोग एस्क, एस्क में मौजूद, एस्क में मौजूद अशुद्धियों, एस्क में मौजूद या एस्क में उपस्थित
औषधियों को औषधियों को गैंग कहते हैं। औषधियों को, अब औषधियाँ, औषधियों में ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या क्या, औषधियों में क्या क्या हो सकता है, मिट्टी, बालू, पत्थर आदि। ठीक है, यानी औषधियाँ में क्या क्या होगा, औषधियों में आपका हो जाएगा मिट्टी होगा, बालू होगा, पत्थर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब औषधियाँ हो गया। जब भी एस्क में मौजूद औषधियाँ रहता है, बालू रहता है, उसके बाद मिट्टी रहता है, तो उसी को हम लोग औषधि को ही हम लोग कहते हैं क्या, आपका कहते हैं गैंग कहते हैं। एस्क में मौजूद औषधियों को गैंग कहते कहते हैं। चलिए इसको भी नोट कीजिए आप लोग। अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, अब इसको नोट कीजिए। अब अगला जो क्वेश्चन देखेंगे कितना आसान आसान परिभाषा है, एकदम मौखिक हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पूरा का पूरा आप एग्जाम में लिख के आइएगा। अगला देखेंगे धातु क्रम क्या है। धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा ये भी इम्पोर्टेंट है, खास के बिहार बोर्ड में पूछे हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या है कि धातु धातु कर्म क्या है, क्या है किसे कहते हैं, इसके इसके मतलब धातु कर्म के, इसके विभिन्न चरण, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें दो सवाल ज्वाइंट है, इस सवाल में दो सवाल मिक्स किया हुआ है। पहला सवाल कहता है कि धातु कर्म क्या है या धातु कर्म किसे कहते हैं, इसके विभिन्न चरणों को लिखें। किसके, धातु कर्म के चरणों को लिखें। तो आइए इसका हम लोग आंसर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे हम लोग, क्या हेडिंग इसका लिखेंगे हम लोग, धातु कर्म, धातु कर्म। अब यहाँ से आंसर देंगे हम लोग। धातु कर्म लिखने के बाद, धातु कर्म लिखने के बाद अब आंसर लिखेंगे। बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं कि हेडिंग को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका एक आध नंबर कट जाते हैं, हाफ नंबर कट जाते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं होता है। कॉपी लिखने पर ही आपका 100%, 100 में 100 भी आ सकता है। खास के मैथ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि 100 में 100 आएगा, और हम लोग का विद्यार्थी का आया है। तो आइए देखते हैं धातु कर्म क्या है या किसे कहते हैं। इसको हम लोग समझ, क्या लिखेंगे, धातुओं की प्राप्ति से शुद्धिकरण तक की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, धातु कर्म के चरण, धातु कर्म के चरण निम्न हैं, मतलब नीचे हैं। नीचे लिखेंगे चरण सब। नंबर देखिए, नंबर 1 एस का सांद्रण। पहला नंबर में क्या है, ये चरण है, एस्क का सांद्रण। नंबर 2 में लिखेंगे हम लोग जारण। अच्छा, जारण का दूसरा नाम है भर्जन। क्या नाम है, भर्जन। जारण का दूसरा नाम है भर्जन। और नंबर 3 में लिखेंगे निस्तापन। और नंबर 4 में होगा अबकरण। क्या होगा, अबकरण। और नंबर 5 में हम लोग लिखेंगे क्या,
नंबर 5 में लिखेंगे हम लोग एस का शुद्धिकरण। एस एस का एस का शुद्धि एस्क का शुद्धिकरण। एस्क का शुद्धिकरण। प्यारे बच्चों, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है और यही सब बच्चा छोड़ देते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जाता है सवाल, क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है कि सबसे कम, क्या कहता है सवाल कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, कौन है, नाम बताएं। तो आपको ये सवाल पूछा जाता है। अभिक्रियाशील धातु यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि सबसे कम अभिक्रियाशील सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं पहला नंबर में होगा, सबसे कम होगा सोना। पहला नंबर में क्या होगा? सोना, चांदी। चांदी का दूसरा नाम देखिए, सोना को गोल्ड भी बोलते हैं और चांदी को सिल्वर कहते हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग प्लेटिनम एवं कॉपर है। सवाल कहता था कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, अगर एक नाम बोलता तो हम पहले लिखते क्या? सोना लिखते। क्या लिखते? सोना लिखते। सबसे कम सोना, फिर चांदी। सोना को गोल्ड कहते हैं और चांदी को सिल्वर कहते हैं। प्लेटिनम उसके बाद, तब उसके बाद कॉपर होगा। क्या होगा? कॉपर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग समझ चुके हैं, इसका आंसर तेजी पर कराना पड़ेगा क्योंकि हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है इस बार, और बाद में जब पूरा थ्योरी करा लेंगे तो हम मैराथन देंगे हर सब्जेक्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन अब फिर देखते हैं। यहाँ पर सवाल होगा, कौन धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। अभिक्रिया नहीं करती है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कहता है? कितना अच्छा सवाल है कि कौन धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन खास के बोर्ड मॉडल यहाँ पर लिखेंगे। उस धातु का नाम क्या होगा? तो हो जाएगा लेड। लेड का मतलब शीशा, लेड का मतलब शीशा, ठीक है। लेड होगा, क्या होगा? लेड होगा। उसके बाद कॉपर होगा। कॉपर भी पानी के साथ, जल का मतलब पानी, यानी लेड का मतलब शीशा। शीशा कभी भी पानी के साथ, शीशा को यानी कि पानी में अगर पानी में रख दोगे तो वो अभिक्रिया नहीं करेगा। कॉपर भी पानी में रखोगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सोना। अगर सोना को भी पानी में रखोगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद चांदी। चांदी का दूसरा नाम है क्या? सिल्वर। तो कौन है? यही सब है, लेड है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, ठीक है। ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या क्या जल के साथ अभिक्रिया, याद कीजिएगा, क्या क्या जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो है आपका लेड है। उसके बाद क्या है? लेड, कॉपर, सोना, चांदी। याद रहेगा आपको, क्या याद रहेगा? कि लेड का मतलब शीशा, कॉपर, सोना, चांदी, ये ऐसी धातु है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप समझ चुके हैं, आप लिख सकते थे स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हम। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन
बहुत अच्छा सवाल है ये। अब देखिए ये सवाल क्या कहता है, इस सवाल को देखिएगा। आप लोग के सामने सवाल है, कौन सी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ, शीतल जल का मतलब होता है यहाँ पर, शीतल जल का मतलब पानी, शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, शीतल का मतलब होता है ठंडा, यानी ठंडा जल के साथ अभिक्रिया। कहने का मतलब सवाल कहता है कौन सी धातुएं, कौन सी धातुएं ना तो ठंडा जल के साथ, शीतल को पढ़ेंगे हम लोग ठंडा जल, ठंडा जल के साथ, और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। कहने का मतलब वो कौन सी धातुएं हैं, वो कौन सी धातुएं हैं कि ठंडा जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं। तो आप इसको देखिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, खास के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा एलू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एक धातु है, एल्यूमिनियम कोमा आयरन, आयरन का मतलब लोहा होता है, ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, जिंक का मतलब जस्ता, ठीक है, जिंक जैसी, जिंक जैसी धातुएं, ये तीनों क्या है, धातु है, धातुएं, धातुएं ना तो, ना तो शीतल, शीतल का मतलब ठंडा, ना तो शीतल जल के साथ और ना, और ना ही गर्म जल, गर्म जल के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भर्जन का दूसरा नाम है जारन। भर्जन या जारन क्या है या किसे कहते हैं? भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन से आप क्या समझते हैं? भर्जन का परिभाषा दें, भर्जन को परिभाषित करें, सबके लिए की आंसर होगा। तो देखिए सुनिएगा एक बार, भर्जन क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जब सल्फाइड एस को, जब सल्फाइड एस को क्या करते हैं, जब सल्फाइड एस को अधिक वायु में, अधिक वायु का मतलब हवा में, जब सल्फाइड एस को अधिक हवा में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह सल्फाइड एस ऑक्साइड एस के में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रक्रिया को हम लोग भर्जन या जारन कहते हैं। तो आइए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर देने के बाद यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा भर्जन, ठीक है, या जारन। तो देखिएगा अब भर्जन का आंसर दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, जब, जब सल्फाइड, जब सल्फाइड एस्क, जब सल्फाइड एस को अधिक, अधिक वायु, वायु का मतलब हवा, अधिक वायु में, अधिक वायु में उच्च ताप पर, अधिक वायु में उच्च, उच्च ताप, ताप का मतलब गर्म, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह कौन, सल्फाइड एस, किसको गर्म करते हैं, सल्फाइड, सल्फाइड एस को हम लोग गर्म करते हैं। तो यह का मतलब सल्फाइड एस, यह ऑक्साइड, यह मतलब कौन, सल्फाइड एस, यह ऑक्साइड, ऑक्साइड एस में, ऑक्साइड एस में
परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलना, परिवर्तन का मतलब बदलना। ऑक्साइड एस्क में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। प्यारे बच्चों, में अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे अगला क्वेश्चन? कि निस्तापन किसे कहते हैं या निस्तापन क्या है? निस्तापन किसे कहते हैं? सुनिएगा, एक बार यहाँ पर निस्तापन लिख देंगे, निस्तापन। अब इसके बाद हम आंसर देंगे। निस्तापन का मतलब होता है, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, निस्तापन किसे कहते हैं? तो निस्तापन का मतलब होता है कि जब कार्बोनेट एस को, उसमें कौन सा एस को? तो सल्फाइड एस को। अभी क्या करेंगे कि जब कार्बोनेट एस को कम वायु में, बहुत कम वायु में, यानी बहुत कम हवा में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह कौन? कार्बोनेट एस ऑक्साइड एस में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं। देखिए, निस्तापन का परिभाषा होगा, जब कार्बोनेट एस को कम, बहुत कम वायु में, ठीक है, कम या फिर बहुत कम लिख सकते हैं, वायु में उच्च ताप पर, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह मतलब कार्बोनेट एस्क, यह ऑक्साइड, ये भी ऑक्साइड में बदलता है, यह ऑक्साइड एस्क में परिवर्तन का मतलब बदलना, परिवर्तन का मतलब बदलना। यह ऑक्साइड एस्क में परिवर्तन हो जाता है, इसी क्रिया का मतलब काम, प्रक्रिया का मतलब काम, इसी प्रक्रिया को, क्रिया, यहाँ पर क्रिया भी लिख सकते हैं, प्रक्रिया भी लिख सकते हैं, और ये दोनों का अर्थ होता है काम। ये जो बदलने का काम हुआ, कार्बोनेट को ऑक्साइड में जो बदला, तो जो काम हुआ उसी को प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे निस्तापन कहते हैं, या कहा जाता है, कहते हैं। देखिए कितना आसान है, आप थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। निस्तापन, जब कार्बोनेट एस को, जब कार्बोनेट एस को कम वायु में, बहुत कम वायु में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह मतलब कार्बोनेट एस ऑक्साइड एस में बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो आइए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे देखते हैं।